स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम 10वीं क्लास का विज्ञान का हमारा पार्ट है ऊर्जा के स्रोत, और उसी में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है बायोगैस, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। देखिए क्या है, जैव गैस जो है इसका एक प्रचलित नाम है। गोबर गैस को हम जैव गैस या बायोगैस भी कहते हैं। ये इसका नाम जो है गोबर गैस भी है, क्योंकि इस गैस को बनाने के लिए जो सबसे मुख्य पदार्थ जो इस्तेमाल होता है वो है गोबर। तो पशुओं का जो गोबर है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम इसको ईंधन के तौर पर जैव गैस या बायोगैस का निर्माण जो है वो करते हैं। अब देखिए, बायोगैस संयंत्र किसे कहते हैं, बायोगैस प्लांट जिसे कहते हैं। ये अब चित्र में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने दिखाया गया है, एक बायोगैस प्लांट है। यहाँ पे बायोगैस बन रही है, और ये इस नली के जरिए देखिए सप्लाई जो है वो घरों में जा रही है, जहाँ पे आप चूल्हे का, जैसे आप नॉर्मली एलपीजी सिलेंडर पे इस्तेमाल करते हैं, उस चूल्हे का इस्तेमाल करके आप इस गैस का उपयोग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोबर, जो कि गाँव में बहुत आम तौर पर उपलब्ध होता है, वो पशु रखते हैं गाँव के जो लोग हैं वो खेती के साथ साथ, तो वहाँ पर गोबर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और उसी का इस्तेमाल करके जो है हम गैस प्राप्त कर लेते हैं। इसको आप जैव गैस या फिर बायोगैस या फिर गोबर गैस भी कहते हैं। अब तो जिस संयंत्र में हम इस गैस को तैयार करते हैं उसी को हम कहते हैं बायोगैस संयंत्र या फिर बायोगैस प्लांट। क्या है फिर देखिए, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अवशेष, गोबर, फसलों के अपशिष्ट, वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस या फिर जैव गैस का निर्माण होता है। तो देखिए, हम इसको हालांकि गोबर गैस कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मुख्य जो उपयोग कर रहे हैं पदार्थ हम गैस बनाने के लिए वो गोबर है, लेकिन इसके साथ साथ वनस्पतियों का अपशिष्ट है, फिर हमारे पास कुछ जो वाहित मल है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, फसलों के कुछ अपशिष्ट हैं, इनको भी इस गोबर के साथ जो है वो मिक्स किया जाता है। तो उसी जो हमारे पास ये जो गोबर, फसलों का अपशिष्ट है, वाहित मल है, जब इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अपघटित होते हैं तो जैव गैस या फिर बायोगैस बनती है। और जिस संयंत्र में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिस संयंत्र में हम ये सब बनाते हैं उसको हम कहते हैं बायोगैस संयंत्र। चलिए, इसी से जुड़े हुए, बायोगैस से जुड़े कुछ और शब्दावली को समझते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास सबसे पहली जो शब्दावली वो है कर्दम। पहले तो हमने पढ़ ही लिया कि बायोगैस संयंत्र या फिर बायोगैस प्लांट होता क्या है। हम बात करते हैं कर्दम या फिर स्लरी क्या होता है। अब देखिए, आपके सामने ये जो है पूरा का पूरा बायोगैस का प्लांट का एक चित्र यहाँ पे बना के दिखाया है, और ये इस प्रकार से यहाँ से एक हिस्सा है जिसमें हम कर्दम डालते हैं। हम कर्दम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कर्दम क्या है, तो जैव गैस बनाने के लिए जो मिश्रण, टैंकी में गोबर तथा जल का जो मिश्रण, गाढ़ा घोल जो डाला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कर्दम या फिर स्लरी कहते हैं। तो जब बायोगैस प्लांट आपने करना है तो उसमें क्या करते हैं, हम गोबर के साथ साथ जल भी लाया जाता है और उसको एक तरफ से डाला जाता है, और इसी घोल को, ये जो जल का, गोबर का और जल का जो घोल है, इसी मिश्रण को कर्दम या फिर स्लरी जो है वो कहा जाता है। तो ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है संपाचित्र, डाइजेस्टर। अब देखिए, संपाचित्र ये है, ये संपाचित्र जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है किसी बायोगैस प्लांट का। तो यहाँ से जो भी गोबर और उसका मिश्रण, जो स्लरी है, इसको आप कर्दम कह रहे हैं, वो यहाँ पहुँच रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा भाग होता है, ऊपर से बंद होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये जो हमने इसका अपघटन करना है, गोबर और उसके अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनका अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो ऐसे जीवाणु करेंगे जो एनॉर्बिक हैं, यानी कि जो अवायवीय शोषण करते हैं, तो वो इसको अपघटित करेंगे। तो ये जो भाग है संपाचित्र जो है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। और ये देखिए, इसमें क्या है, ये चारों ओर से बंद कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ये बायोगैस संयंत्र का सबसे बड़ा और प्रमुख भाग होता है। इसी भाग में अवायवीय सूक्ष्म जीव जो है स्लरी को, जटिल यौगिकों को अपघटित कर देते हैं। तो स्लरी, ये गोबर के अंदर जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो जीवाणु हैं अवायवीय शोषण के करते हैं, वो इसमें अपघटित करके इसको सरल अवयव में बदल देते हैं। अब अगर पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो आप स्टूडेंट्स ये देखिए, बिल्कुल इसको निर्माण की विधि क्या है वो देख लेते हैं, बायोगैस कैसे बनती है। सबसे पहले मिश्रण टंकी में स्लरी को डालते हैं। हम देखा होगा इस तरफ से, यहाँ से जो है, ये देखिए, अगर हमें चित्र से देखेंगे तो यहाँ एक तरह से स्लरी को डालते हैं, वो यहाँ डाइजेस्टर में पहुँचती है, यहाँ पे अपघटित होती है, गैस बनती है, और इसको गैस जो है निष्कासनिक पाइप के जरिए हम उसको घरों तक सप्लाई पहुँचा सकते हैं। फिर यहाँ से जो बचा हुआ हिस्सा, इसमें से गैस निकल जाती है, वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो इसको भी इस्तेमाल, जो अब ये वो गोबर है, इसमें से हमने गैस जो है प्राप्त कर ली है, तो इसको भी इस्तेमाल हम खाद के तौर पर करेंगे। उसको फेंका नहीं जाता, वो उसका उपयोग भी हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें क्या है, पहले मिश्रण जो है वो टैंकी में स्लरी के रूप में डाला जाता है। अब स्लरी के रूप में जब डालते हैं तो डाइजेस्टर में क्या होता है, अवायवीय सूक्ष्म जीव जो स्लरी के जो जटिल यौगिक हैं उनको अपघटित कर देते हैं। अब क्या होगा, जब वो अपघटित होते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी गैस बनती है। अब देखिए, अपघटन के बाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का मिश्रण जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा बायोगैस या फिर गोबर गैस में पाई जाने वाली गैसेज हैं। तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है,
जो कि जलती है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो चार गैसों का मिश्रण, इसी को हम जैव गैस या फिर बायोगैस कहते हैं। तो गोबर गैस या बायोगैस या जैव गैस अगर पूछा जाए उसमें कौन सी गैस प्रमुखता से पाई जाती है, तो प्रमुखता से मीथेन मिलती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलती है। अब ये जो बनी हुई गैस है ये टंकी में एकत्रित होती है, मैंने आपको बताया था अभी, पाइप के जरिए हम उसको निष्कासन उसका कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और शेष जो स्लरी बच गई है वो निर्गम टंकी, जो निर्गम टंकी यानी कि ये इस तरफ जो हमारे पास टंकी थी, ये निर्गम टंकी है, यहाँ से हम इसको, ये देखिए निर्गम टंकी है, यहाँ से बचे हुए गोबर को जो है बाहर निकाल लेते हैं और उसी बचे हुए गोबर जो स्लरी है निर्गम टंकी से जो बाहर आ रहा है उसका उपयोग हम खाद के रूप में कर लेते हैं। तो ये हमने गोबर का इस्तेमाल किया। तो बजाय उपले बनाने के अगर हम उससे बायोगैस बना रहे हैं तो खाद के तौर पर तो हम अब भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि हम गोबर से गोबर गैस या फिर बायोगैस बनाएं, जबकि उपलों का उपयोग जो है वो कम से कम हो। अब अगर आगे पॉइंट देखिए, बायोगैस संयंत्र में अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था 4 गैसों का निर्माण हुआ था। तो कौन कौन सी गैस थी? बायोगैस के मुख्य घटक कौन से? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ध्यान रखिए इसमें जो मुख्य तौर पर जो गैस होती है वो मीथेन होती है। अगर मैं सही बताऊं तो बायोगैस के अंदर 75%, 75% जो है वो मीथेन गैस ही पाई जाती है, शेष गैसों की मात्रा जो है वो कम होती है। तो जैव गैस के निर्माण से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखिए हम बना रहे हैं जैव गैस, तो हम एक्चुअली किन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, क्यों हमें ऐसा करना पड़ा, थोड़ा सा खर्चा भी हमने बढ़ा लिया है, लेकिन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है आगे देखिए। इसके निर्माण से ऊर्जा का सुविधाजनक स्रोत हमें मिलता है। देखिए वही है कि हम जब बायोगैस बना रहे हैं तो एक सुविधाजनक हमें स्रोत या ईंधन जो है वो प्राप्त हो रहा है, बड़ी आसानी से एकत्रित हो रहा है, घरों में सप्लाई जा सकती है, वहाँ पे आप बिना किसी परेशानी के उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। फिर क्या है, इसके निर्माण से उत्तम खाद, जो शेष बची हुई स्लरी है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, वो भी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे जिस गोबर से हमने बायोगैस बना ली है, अवायवीय जो जीव हैं वो उसको अपघटित कर रहे हैं और बायोगैस बना रहे हैं। तो बचा हुआ जो गोबर है अभी भी वो ऐसा नहीं कि हमारे किसी काम का नहीं रहा। बायोगैस बनने के बाद जो गोबर का मिश्रण बच जाता है उसको हम स्लरी कह रहे हैं, जो निर्गम टंकी से बाहर आती है, उसका उपयोग भी खाद के तौर पर हम कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो कि एक पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए, वो होते हैं इसके अंदर। फिर इसके निर्माण से अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय मिल जाता है। देखिए गोबर जो है वो एक तरह से अपशिष्ट ही है। अब उसका बिल्कुल सही निपटान, हमारे देश में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि कचरे का जो अपशिष्ट है या कचरा जो है उसका निपटान सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो अगर यदि हम गोबर से गोबर गैस बना रहे हैं तो वास्तव में एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस अपशिष्ट का निपटान जो है वो किया जा रहा है। हम ईंधन भी प्राप्त कर रहे हैं, हम उससे खाद भी प्राप्त कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं बायोगैस संयंत्र की, तो बायोगैस संयंत्र स्टूडेंट्स 2 प्रकार के, एक को बोलते हैं फिक्स्ड डोम टाइप। फिक्स मतलब जो फिक्स रहता है, इसमें जो गैस का गुंबदनुमा टंकी होती है वो स्थिर रहती है, वो हिलती डुलती नहीं है। दूसरी गैस होल्डर या पानी में तैर दो, वो दूसरी जब गैस भरेगी तो वो टंकी फूल कर ऊपर आ जाएगी। तो फिक्स डोम टाइप है, फ्लोटिंग टाइप उसको बोल देते हैं। ये देखिए, तो एक में तो फिक्स हो गई है, अब ये इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये भरेगी गैस, यहाँ पे इकट्ठी होगी। एक जो है फ्लोटिंग है, जब इसमें गैस भरती चली जाएगी तो ये थोड़ी फैल कर ऊपर की तरफ, ऐसा लगेगी ये तैर रही है, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ये 2 प्रकार के जो है बायोगैस प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था कि बायोगैस जो है वो क्या होती है, किस संयंत्र में से बनाते हैं, किस प्रकार से बायोगैस प्लांट कार्य करता है, और अगर हम बायोगैस बना रहे हैं तो हम किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और बायोगैस संयंत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, बायोगैस या फिर गोबर गैस। थैंक यू।